कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे FST 19 के क्वेश्चंस, फिजिकल केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 46। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन इज पास्चन सीरीज इन हाइड्रोजन अकर्स एट 82 nm. At what wavelength does it occurs in lithium +2? यहाँ पे वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के बारे में पूछा है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब आपको मिलेगा? अगर आप एक बार सीरीज देखो, है ना, इस तरीके से, तो ये क्या होता है? ये होता है एनर्जी गैप, ठीक है ना। ये क्या होता है? एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है। ये एनर्जी गैप है, ये ट्रांजिशंस हैं, अलग अलग लेवल के ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। अगर ये एनर्जी है तो हम क्या लिखते हैं इसको? डेल्टा इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। तो ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और शॉर्टेस्ट का मतलब है क्या? एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक रिलेशन है लेमडा का और एटॉमिक नंबर का। क्या है वो? वो है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/z², ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए गिवन है और लिथियम के लिए पूछा है, और ये भी लिखा हुआ है कि दोनों स्पीसीज क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी लिथियम +2 और हाइड्रोजन क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें लैम्डा ऑफ लिथियम प्लस और लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा z² ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई, जो कि इनवर्स है, तो z² बाई लिथियम प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात हम देखें कि हमें लिथियम का वेवलेंथ निकालना है और हाइड्रोजन का गिवन है, तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं लैम्डा लिथियम प्लस इक्वल टू लैम्डा हाइड्रोजन, और फिर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका z² हाइड्रोजन के लिए डिवाइड बाई z² किसके लिए? लिथियम प्लस के लिए। अब लैम्डा h कितना गिवन है? ये दिया है 821। z² हाइड्रोजन का हो जाएगा और लिथियम का क्या हो जाएगा? Z3, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये 821 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा हमारा क्या? लैम्डा लिथियम, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा? 91.2, ठीक है। किसमें गिवन है पहला लैम्डा? नैनोमीटर में। तो जो मिलने वाला है वो भी किसमें मिलेगा? नैनोमीटर में। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स, देन द टोटल नंबर ऑफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देन द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑब्जर्व्ड इन द स्पेक्ट्रम आर 10। टोटल जो लाइन ऑब्जर्व हुई है आपको वो हुई है 10, ठीक है ना। और स्पेक्ट्रम में क्या होता है? स्पेक्ट्रम में होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, यानी ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा और आपको बताना है n की वैल्यू। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रांजिशन की, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस होता है n-1 डिवाइड बाई 2। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिले कितने हैं? टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस आपको ऑब्जर्व हुए हैं 10, ठीक है ना। 10 इक्वल टू n-1 डिवाइड बाई 2। क्रॉस कर देंगे तो 10 इंटू 2 n-1। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको मिल जाएगा n और n-1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 20। अब आपको यहाँ पे लॉजिकली समझना है कि कोई वैल्यू अगर n है और उसके बाद ठीक एक कम कर दिया जाए, यानी कोई वैल्यू मान लो 5 है, ठीक है ना, या कुछ भी मान लो, आप 10 मान लो, तो अगर ये 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए, क्योंकि क्या है? 10-1। तो आप ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप सर्च करो जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा हो?
20 आ रहा हो, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो आप देखो ना, अगर ये 1 है, अगर n1 2 है तो ये कितना हो जाएगा 1, कितना आएगा 3, ये हो नहीं सकता, सॉरी 2, ये हो नहीं सकता। अगर आप यहाँ पे 3 लोगे और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2, कितना बन गया 6, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू आपने 4 ले लिया है, ठीक है ना, तो 4 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या बन जाएगा यहाँ पर 3, n-1 क्या हो जाएगा 3, कितना हो गया जी 14। अगर यहाँ पे आप 5 लेते हो फिर क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 4, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना है, n-1, ये n है, ये n-1 है, ये कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यहाँ से पता चल गया कि जो हमारा n है वो क्या होगा n = 5 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिकल था, ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस आपको n और n-1 को समझना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हिच इज ए पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट एटम ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के लिए आपको बताना है जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, फास्फोरस 15। तो अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो ये होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, है ना, 2 2 4 6 10 2 12 3 15। अब इसमें क्या पूछा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट के लिए आपको पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट क्वांटम नंबर क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो है 3, और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही क्या होता है n, तो आप 3 देख लो, यानी कि यहाँ पर n नहीं हो, n = 3 नहीं है, n = 2 है। अब उसके हम बात करेंगे कि लास्ट सेल के लिए बात पूछा हो, व्हिच इज ए पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना, ग्राउंड एटम के लिए। तो ये तो फील्ड हो चुका है, आपको बताना है किसके लिए, इसके लिए। तो अगर हम बात करें फास्फोरस में P, तो P का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि अगर S है तो S सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 0, P के लिए कितनी होती है 1, D के लिए कितनी होती है 2, F के लिए कितनी होती है 3। तो यहाँ पर क्या है P, तो इसका मतलब हो गया कि जो L की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1। तो अब आगे फिर से यहाँ पे देख सकते हो कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में बात करते हैं M की, तो जो M की वैल्यू होती है वो -L से लेकर के +L तक होती है इंक्लूडिंग 0, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -1 से भी ज़्यादा की वैल्यू ये जा रही है ना, -1 से +1 तक होना चाहिए, लेकिन ये वैल्यू क्या होगी +1 से भी ज़्यादा चली गई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बात समझ में है ना, -L से +L तक के बीच की वैल्यू होनी चाहिए थी, -L यानी -1 से +1 के बीच में, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। और उसके बाद बात करते हैं किसका हम, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के लिए या तो +½ हो सकता है या तो फिर -½ हो सकता है। तो ये हो जाएगा हमारा n, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा m। m की वैल्यू -L से +L के बीच में ही रेंज करेगी, जबकि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर L की वैल्यू 2 आ रही है, 2 का मतलब क्या हो गया सीधे सीधे D। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, 1 mole of an angle gas is allowed to expand reversibly and adiabatically from a temperature of 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर है, ठीक है ना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ मोल्स 1 है और अलाउड टू एक्सपेंड किया गया है रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिक कंडीशन है, और अगर कंडीशन एडियाबेटिक होता है तो आपको पता है Q कितना होता है, Q = हो जाता है 0, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन इसको सॉल्व करें तो अगर देखते हैं तो n = कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है ना। कंडीशन की बात करें तो कंडीशन यहाँ पर ΔQ कितना, Q की वैल्यू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। और फिर यहाँ पे वर्क डन की बात करें तो वर्क डन अगर हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3 किलो जूल। 3 किलो जूल को हम क्या लिख सकते हैं 300 जूल, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, Q की वैल्यू 0 हो चुका है, तो अगर हम फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है,
डेल्टा ई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा ई को डेल्टा यू भी लिखा जाता है, ठीक है। तो अब क्यू की वैल्यू क्या हो गई है, यहाँ पर 0 हो गई है, तो डेल्टा यू या डेल्टा ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको डब्ल्यू के बराबर मिल जाएगी। तो अगर हम डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से रखें तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा जी, डेल्टा यू हो जाएगा -3000 जूल, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, इंटरनल एनर्जी। और आपको पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होता है, NCV डेल्टा टी, वो क्या होता है, NCV डेल्टा टी। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, NCV डेल्टा टी डेल्टा टी। अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर CV की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। डेल्टा यू आपको पता चल चुका, N आपको पता ही है, आपको निकालना क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, -3000। CV की वैल्यू कितनी है, CV की वैल्यू है यहाँ पर, क्रॉस कर देंगे ना, नीचे चला जाएगा ये 20, फिर N की वैल्यू 1, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा की वैल्यू। अब डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब होता है T2 माइनस T1। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा टी का मतलब होता है T2 माइनस T1। अगर हम बात करें तो ये जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है, सीधे सीधे लिखा फ्रॉम ए टेम्परेचर, यानी यहाँ से बढ़ाया गया होगा। तो यानी कि ये क्या है हमारा, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर T1 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T1 हमारा हो सकता है 27 प्लस 273, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 300 केल्विन। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बन गया, 300 इक्वल टू, समझ में बात ना। अब ये क्या हो जाएगा, -3000 डिवाइड बाई 20, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, -150, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की वैल्यू -300 क्या करोगे, राइट साइड ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये 300 माइनस 150, ये क्या हो जाएगा हमारा 150 केल्विन, ठीक है। तो आपको डेल्टा टी निकालना था, और आपको पता है डेल्टा टी आप ही कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा ई की मदद से। तो डेल्टा यू इक्वल टू आपको पता है ना, NCV डेल्टा टी, ठीक है ना। यहाँ अगर आप तक पहुँच जाते हो तो आप डेल्टा टी निकाल पाओगे। आपको ज़रूरत किसकी है, डेल्टा ई की ज़रूरत है। और डेल्टा ई आपको पता है कि क्योंकि एडियाबेटिक कंडीशन हो गया, तो डेल्टा ई जो है वही क्या है, डेल्टा ई ही क्या है, आपका वर्क है। लेकिन वर्क डन बाई सिस्टम, इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, माइनस। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल जाएगा, 150 केल्विन, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस वुड बी करेक्टली मैच्ड इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल की बात करें तो इसमें पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस करेक्टली मैच्ड है ना। इसके लिए ना आपको थोड़ा सा मेमोराइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप डिराइव करो कंडीशंस को और या फिर मेमोराइज करो। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस वुड बी करेक्टली मैच्ड इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंट्रोपी क्या होगी, सेम हो जाएगी। और एंट्रोपी का डेफिनेशन क्या होगा, एंट्रोपी का डेफिनेशन होगा डेल्टा क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाई टी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्टली मैच। इनकरेक्टली मैच की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इनकरेक्टली मैच में आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे जो भी रिलेशंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे हैं डेल्टा जी का टेम्परेचर और के इक्विलिब्रियम के साथ में, ठीक है ना। यानी ये रिलेशन कहीं ना कहीं नस्ट इक्वेशन से या फिर इक्विलिब्रियम से है। तो आपने डेरिवेशन किया होगा और फिर आपने देखा होगा कि कौन सा रिलेशन इसमें बनता है। तो ये भी आ जाएगा आपको डेरिवेशन में, ये भी आपको डेरिवेशन में मिल जाएगा और ये भी आपकी इक्विलिब्रियम के डेरिवेशन में मिल जाएगा। लेकिन डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा जी ये नहीं मिलता, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको पता है ना डेल्टा जी इक्वल टू आगे बढ़ करके डेल्टा जी नॉट होता है ना, ये यहाँ पे होता है। इसका मतलब यही जो है हमारा ये इनकरेक्ट है, ठीक है। व्हिच आर द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। हाफ कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है कि अगर हाफ कंप्लीशन हो गया है
तो अगर रिएक्शन हाफ कंप्लीशन होता है तो इस केस में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0 मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट में है फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, 2HI आपको मिल रहा है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी पॉजिटिव। यहाँ पे आपको बताना है कि डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वुड बी, तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अगर वो बढ़ रहा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, कम करना पड़ेगा। तो ये कब कम हो सकता है, जब के की वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव में हो जाए। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट रिक्वायर ए रिड्यूसिंग एजेंट, आपको क्या बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना हो जाता है, क्रोमियम का 6, और यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। ऑक्सीजन का -2 होता है, +7 कितना हो जाएगा, 14, 14 -2 कितना हो जाएगा, 12, 12 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ना तो ऑक्सीडेशन हुआ है, ना तो रिडक्शन हुआ है, तो ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ना ही रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। चलिए यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, और ये कितना हो जाएगा हमारा +1, ठीक है ना, +1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है इसका रिडक्शन। अब अगर रिडक्शन है तो सीधी सी बात है, यहीं पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, यहीं पर हमें रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि ये देखिए, ये तो ना ऑक्सीडेशन है ना तो रिडक्शन है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें पूछा है डज नॉट रिक्वायर, आपको ज़रूरत कहाँ पर नहीं है। आगे देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, 5, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, और अगर यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट की। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, और यहाँ भी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रिलेशन बिटवीन NM, NM यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना, यानी M की बात बता रहा है यहाँ पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर ए गिवन वैल्यूज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर और M के बीच में रिलेशन बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। कोई मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है, ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो होगा NM। तो इसके लिए पूछा है कि कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है, ठीक है ना, आपको बताना है कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो M की वैल्यू आप कैसे निकालते हो, M की वैल्यू टोटल वैल्यू आप निकालते हो 2L + 1 करके, ठीक है ना। अच्छा, इसको राइट साइड में भेज दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M - 1 = 2L, ठीक है ना, या L = क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M - 1 / 2। अब यहाँ पर चूँकि हम M रखते हैं तो इसलिए M आया है, अदरवाइज़ क्या, अगर आप M रखोगे तो क्या मिल जाएगा, NM मिल जाएगा। बस खाली यही इतना थोड़ा सा चेंज किया गया है कि M की जगह पर क्या रखा गया है, NM रखा गया है, -1 / 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनालिसिस द फिगर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, द कर्व शोन इन द अबव फिगर इज नोन एज लिडविग क्लार्क कर्व, अरेनियस वॉन हाफ कर्व, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। यही है आपका, है ना, ये आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, कि क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर का और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के साथ में, और सेम आपको पढ़ाया जाता है स्टेट ऑफ मैटर में, इसी टाइप का कर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन सी वेरीज विद टाइम टी एज। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको टाइम के साथ क्या बताना है, टाइम के साथ क्या बताना है, रिलेशन, कि कौन सा इसमें सही है। तो अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन के साथ में अगर हम log C लेते हैं और विद टाइम t लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लीनियरली डिक्रीज होता है। ये भी हमने किया है, ठीक है ना, ग्राफ के साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 बिल्कुल ही आसान है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक कैटायन है, मेटल कैटायन, और n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद में मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। उसके बाद में क्या है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में इसका SRP निकाला गया है, ठीक है ना। तो SRP क्या होगा आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, किस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर RT/NF log m प्लस लिखा है, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सॉलिड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ये ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। और सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या मान लिया जाता है, 1, तो ये होना चाहिए था क्या, 1/n प्लस। यहाँ पे देखो आप, ये पे रिडक्शन में दिया हुआ है, यहाँ भी रिडक्शन में दिया हुआ है, -RT/NF log 1/m केवल लिखा है, ये m नहीं होना चाहिए, यहाँ पर m प्लस होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन टर्म में दिया है, ये ऑक्सीडेशन टर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस लिखा है। अगर या तो यहाँ पे कन्वर्ट कर देता तब भी हम मान लेते कि हाँ चलो ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन है, ये क्या है, रिडक्शन है, RT/log 1/m प्लस दिया हुआ, ठीक है ना। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, और यही क्या है हमारा नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है BaCl2, ठीक है ना। अब BaCl2 है, अगर ये डिसोसिएट होता है तो आपको पता है Ba का एक आयन मिलता है और 2 आयन आपको Cl के मिलते हैं, ठीक है ना। ये डिसोसिएट होता है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.01 मोलर। अगर 100% डिसोसिएट होता तो आपको कितने आयन मिलते, आपको मिलते 3 आयन। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे कि वांट हाफ फैक्टर इसके लिए कितनी है, इसके लिए वांट हाफ फैक्टर I की वैल्यू है 1.98। द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BaCl2 एट कंसंट्रेशन इज, एट दिस कंसंट्रेशन आपको बताना है परसेंटेज डिसोसिएशन, यानी अल्फा बताना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा निकालेंगे। अब डिसोसिएशन हो रहा है तो क्या होता है फार्मूला, I-1 n-1। I की वैल्यू यहाँ पे कितना है, I की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 1.98 -1। n कितने हैं, कितने आयन आपको मिलने थे, 3, ठीक है ना, n हो गया 3 -1, ये कितना मिल जाए आपका 0.98 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा आपका 0.49, ठीक है ना। अब बात करें अगर हम परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 49%। तो आंसर हमारा यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन, रूट कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, C का पावर हाफ का मतलब क्या है, रूट कंसंट्रेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें पूछा है इज प्लॉटेड व्हिच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड इन A एंड B। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो कर्व है ना, ये जो कर्व है ये पहले धीरे धीरे बढ़ता है फिर सडन बढ़ता है, ठीक है ना। और ये हमारा कर्व क्या है, लीनियरली चेंज होता है। तो जो लीनियरली चेंज हो रहा है कर्व वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है कर्व वो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यही हमारा बन जाएगा आंसर फर्स्ट। द रेट लॉ फॉर रिएक्शन P + Q गिव्स R + S इज गिवन बाई, है ना, एक रेट कांस्टेंट यहाँ पे है
अगर हम इसके लिए रेट लिखते हैं तो रेट यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेट है वो केवल और केवल Q के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना कि P के कंसंट्रेशन पे। P का पावर यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और Q का पावर कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पर Q का पावर हम 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो रेट है वो केवल और केवल किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ Q के डिपेंड करेगा, और वो भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। तो अब हम आगे बात करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ P। P के कंसंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं, डिपेंड ही नहीं करता है। डिक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, टेम्परेचर और इसके रेट का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। अनचेंज्ड बाय एनी चेंज इन कंसंट्रेशन, ये भी गलत है। हाफ ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ Q टू हाफ, ये बात सही है कि अगर इसका कंसंट्रेशन हम आधा कर देंगे तो रेट भी जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या गया है, पूछा है यहाँ पे रेट, ठीक है ना। तो अगर हम कंसंट्रेशन आधा कर देंगे तो रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कंसंट्रेशन आधा करेंगे तो रेट भी आधा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।